कांता अपनी बेटी प्रतिमा की शादी के लिए काफी चिंता में थी, क्योंकि प्रतिमा जन्म से ही बहरी थी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। एक रोज प्रतिमा की बुआ मधु कांता के घर आती है और वो कांता से कहती है, और भाभी कब कर रही हो प्रतिमा की शादी? देख ही तो रही हूँ दीदी, लड़का ना जाने कैसी किस्मत लिख दी मेरी बच्ची की भगवान ने। ये बातें चल ही रही होती हैं कि कांता की बहू खुशी चाय लेकर वहाँ आती है और अपनी सास की बातें सुनकर बुआ से कहती है, बुआ जी, माँ जी तो लगातार कोशिश कर रही हैं कि प्रतिमा के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। कोई नहीं, टेंशन की बात नहीं है, मैं एक रिश्ता बताती हूँ, बहुत अच्छा घर परिवार है। हाँ हाँ दीदी, बात करो ना, क्या कैसे है? कुछ दिनों बाद मधु के कहने पर प्रतिमा को लड़के वाले देखने आते। प्रतिमा को बस सुनने में दिक्कत होती है, बाकी उसमें कोई कमी नहीं थी। वो बेहद सुंदर थी। तभी प्रतिमा लड़के वालों के लिए चाय लेकर आती है और प्रतिमा को देखकर लड़का राहुल कांता से कहता है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं आंटी जी? हाँ बेटा जरूर। खुशी, प्रतिमा को कमरे तक ले जा। प्रतिमा को तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। लेकिन अब जब प्रतिमा को सुनाई नहीं देता तो वो लड़के के सवालों का जवाब कैसे देती। इसके लिए खिड़की के पास उसकी भाभी खुशी खड़ी होती है और जैसे ही राहुल प्रतिमा से कहता है, आपको मैं पसंद हूँ? हाँ हाँ हाँ, आपको मैं पसंद हूँ? मुझे तो आप पहली नजर में पसंद आ गई थी। वैसे आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? तभी खुशी प्रतिमा को हाथ पर दिखाते हुए लिखने का इशारा करती है तो प्रतिमा राहुल से कहती है, मैंने एमए किया है। वेरी गुड। आप खाना तो बना लेती है ना? खुशी उसे फिर से इशारा करते हुए समझाती है तो प्रतिमा बोलती है, हाँ जी, मुझे सब आता है। मुझे बस इतना ही पूछना था, मेरी तरफ से तो हाँ है। राहुल बाहर आकर कांता से कहता है, आंटी जी, मुझे प्रतिमा पसंद है। मुबारका जी मुबारका, हमें भी आपका लड़का पसंद है। रिश्ता फिक्स हो गया। इस बात से कांता और खुशी बहुत खुश होती हैं, क्योंकि राहुल को पता तक नहीं चलता कि प्रतिमा को सुनाई नहीं देता है। जिस पर कांता अपनी बहू से कहती है, गजब की एक्टिंग की है, लड़के को तो पता भी नहीं चला। बस अब शादी अच्छे से निपट जाए। हाँ माँ जी, बस मेरी ननद की शादी हो जाए अच्छे से, अब मैं यही चाहती हूँ। आखिरकार काफी समय बीत जाने के बाद वो दिन भी आ जाता है जब प्रतिमा और राहुल की शादी हो रही होती है। मंडप में राहुल और प्रतिमा बैठे होते हैं। तभी पंडित जी प्रतिमा और राहुल से कहते हैं, वर और वधू अपना हाथ आगे करे। ये सुनकर राहुल तो अपना हाथ आगे कर लेता है, लेकिन प्रतिमा अपने हाथों को आगे नहीं करती, क्योंकि उसे सुनाई ही नहीं देता। लेकिन ये देखकर राहुल प्रतिमा के हाथ को अपने हाथों पर रखता है। ये देखकर कांता अपनी बहू खुशी से कहती है, देख बहू, अपनी प्रतिमा को कितना अच्छा लड़का मिला है। हाँ माँ जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। शादी का कार्यक्रम अभी चल ही रहा होता है और इस बार पंडित राहुल और प्रतिमा को कहता है, वर और वधू अब फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब की बार भी राहुल ही खड़ा होता है, प्रतिमा खड़ी ही नहीं होती। ये देखकर एक औरत बोल पड़ती है, लगता है लड़की बहरी है, कुछ सुन ही नहीं पा रही है। तभी राहुल प्रतिमा को उठने का इशारा करता है। उसे तो अब भी नहीं पता था कि उसकी बीवी बहरी है। दोनों के साथ फेरों के साथ ही शादी भी संपन्न हो जाती है और अब विदाई की रस्म पूरी होती है और फिर वो ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म होती है, जिसमें सुशीला की पड़ोसन रमा आती है और प्रतिमा का चेहरा देखते हुए उससे कहती है, सुशीला, बहू तो बहुत सुंदर लाई है तू। हाँ वो तो है। बहू, जब तुम इतनी सुंदर हो तो थोड़ा गाकर भी सुना दो अपनी सुरीली आवाज में। प्रतिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर रमा उससे कहना क्या चाहती है। ऐसे में प्रतिमा का कोई जवाब ना मिलने पर रमा सुशीला से कहती है, लगता है बहू शर्मा रही है, अभी मुझे जानती भी नहीं है ना। चल कोई बात नहीं, कभी और सुन लूंगी तेरा गाना। अगले दिन सुबह सुशीला किचन में काम करते हुए अपनी नई नवेली दुल्हन को आवाज लगाती है, बहू, जरा राहुल के लिए खाना पैक कर दे, उसे ऑफिस जाने में देरी होगी। काफी समय बीत जाने के बाद सुशीला अपने बेटे राहुल से कहती है, बेटा जा जाकर देख क्या कर रही है प्रतिमा, मैं कब से आवाजें लगा रही हूँ। ये सुनकर राहुल अपने कमरे में जाता है
और अपनी पत्नी प्रतिमा से कहता है। प्रतिमा, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? माँ कब से तुम्हें आवाजें लगा रही है। प्रतिमा अभी भी बहुत नॉर्मल थी, जिससे राहुल को और गुस्सा आ जाता है और वो प्रतिमा पर चिल्ला कर कहता है। लेकिन प्रतिमा को अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब राहुल प्रतिमा को हिलाते हुए कहता है। तुम्हें सुनाई नहीं देता? प्रतिमा उसे इशारे में बताती है कि वो सुन नहीं सकती। ये जानकर राहुल वहीं बैठकर अपने सर पर हाथ रख लेता है और खुद से कहता है, हो गया कल्याण, माँ तो अब मुझे ताने दे देकर खा जाएगी। राहुल बोल ही रहा होता है कि तभी सुशीला वहाँ आ जाती है और राहुल को देखकर कहती है। तू यहाँ आकर बैठा है? तुझे मैंने बहू को बुलाने भेजा था ना, ऑफिस नहीं जाना तुझे? माँ, प्रतिमा को सुनाई नहीं देता है। क्या सुनाई नहीं देता? मैंने इसलिए तो तुझे भेजा था। माँ, उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। ये तू क्या बोल रहा है? क्या सुनाई नहीं देता बहू को? आपकी बहू को कुछ सुनाई नहीं देता है, वो बहरी है। ये क्या बोल रहा है तू? माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मतलब मेरी बहू बहरी है? ये सुनकर सुशीला अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहती है। तुझे पता था कि तू सुन नहीं सकती, तो पहले बताया क्यों नहीं? माँ, अब आप चुप हो जाओ। आपकी बहू को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपके बोलने का उस पर कोई असर नहीं होने वाला। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, न जाने कहाँ से ले आई मैं ऐसी बहू। अपनी सास और पति को परेशान देखकर वो इशारे में कुछ कहती है या फिर कुछ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता। तभी सुशीला कहती है। न जाने मेरी किस्मत में क्या ही लिखा था जो ऐसी बहू मुझे मिली है। माँ, अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। अब तो प्रतिमा आपकी बहू और मेरी पत्नी बन चुकी है। मैं इसे अपनी बहू नहीं स्वीकार करने वाली हूँ। माँ, आप जो भी हो, प्रतिमा मेरी पत्नी है और मुझे अपनी पत्नी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे छोड़ा मायके, मैं इसे नहीं रख सकती। राहुल अपनी पत्नी प्रतिमा की साइड लेता है कि अब जो भी हो जाए प्रतिमा का वो साथ देगा, और अब चाहे सुशीला उसे अपनाए या ना अपनाए। एक रोज रमा सुशीला के घर आती है और उससे कहती है। सुशीला, और बता, तेरी नई बहू के तो बहुत सुख उठा रही है तू। हाँ हाँ बोल, तो तेरे घर भी भेज दूँ, काम करवा देगी तेरा। तू भी सुख काट लियो मेरी बहू से। तभी रमा प्रतिमा को देखकर कहती है। बहू चाय बनाने जा रही है तो मेरे लिए भी एक कप चाय बना दियो। प्रतिमा को तो सुनाई ही नहीं देता, जिसकी वजह से वो रमा की तरफ नहीं देखती और अपने कमरे में चली जाती है। तभी रमा सुशीला से कहती है। तेरी बहू में तो बहुत अकड़ है, देखा तक नहीं। हाँ हाँ वो तो है, आजकल के बच्चे न जाने सुनते क्यों नहीं। मैंने तो सुना था तेरी बहू को सुनाई ही नहीं देता। ये किसने कह दिया तुझसे? रमा सबकी खबर रखती है। हाँ है तो क्या मैं उसे अपने घर से निकाल दूं? लेकिन तुझे तो पता था ना कि तेरी बहू नहीं सुनती। हाँ पता था कि मेरी बहू को कुछ नहीं सुनाई देता, लेकिन अगर तू अपने किसी बच्चे को जन्म से ही बहरा पाती तो क्या उसका गला दबाकर मार देती? नहीं ना। फिर अगर उसे जन्म से ही प्रॉब्लम है तो इसमें उसकी क्या गलती? इस तरह अपनी बहू को जाने अनजाने में सुशीला भी अपना ही लेती है। रुचिका की फेमस चिकन करी की दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। ग्राहक हाथ में टोकन लिए हुए चिकन करी खाने का वेट कर रहे थे। रुचिका सभी ग्राहकों को बारी बारी चिकन करी दे रही थी कि तभी चिकन करी खत्म हो जाती है और रुचिका सभी से हाथ जोड़कर बोलती है। माफ कीजिएगा, जितने लोगों को चिकन करी सर्व हो सकती थी मैंने सभी को कर दी है, और जिन जिन लोगों को नहीं मिली है उनसे मैं माफी चाहती हूँ। आप सभी अपने नाम के टोकन को काउंटर पर दर्ज करवा दीजिए और कल लाकर अपनी चिकन करी रिसीव कर लीजिएगा। रुचिका के हाथों की फेमस चिकन करी खाने के लोग इतने दीवाने थे कि टोकन काउंटर पर अपना नाम लिखवा कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी रुचिका अपनी दुकान पर लिखे हुए गरीब की चिकन करी वाले नाम को देखती है और एक लंबी सांस लेती है और अपनी कुछ पुरानी यादों में खो जाती है। रुचिका एक बहुत ही अमीर घर की लड़की थी। उसे बचपन से ही पैसे और प्यार की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता भीमलाल उसे बेहद खुश रखते थे। ऐसे ही एक दिन रुचिका का बर्थडे होता है और भीमलाल बोलते हैं। अरे तो आज मेरी गुड़िया रानी को क्या चाहिए इस बर्थडे पर? कुछ नहीं पापा, अपने दोस्तों को तो पार्टी दे ही दूंगी।
पर मैं आपके हाथों की बनी हुई चिकन करी खाना चाहती हूँ। क्या आप मेरे लिए बनाएंगे? अरे क्या बात है, जरूर बनाऊंगा भाई, क्यों नहीं बनाऊंगा अपनी बिटिया के लिए। अरे तो पापा बस हो गया ना मेरे बर्थडे गिफ्ट, आपके हाथों की स्पेशली चिकन करी। इतना कहकर रुचिका अपने पिता के गले लग जाती है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चली जाती है। शाम को जब रुचिका अपने घर आती है तो देखती है कि उसके पापा चिकन करी और टेबल पर एक छोटे से केक के साथ उसका इंतजार कर रहे हैं। रुचिका सबसे पहले केक काटती है और फिर दोनों पिता और बेटी बैठकर चिकन करी खाने का मजा लेते हैं। आपको पता है पापा, आपसे अच्छी चिकन करी ना कोई नहीं बना सकता। अरे भला कोई कैसे बना लेगा, भीमलाल की स्पेशल रेसिपी जो है। पापा आप अपनी ये सीक्रेट रेसिपी अपनी बेटी को तो बता ही सकते हो ना। अरे क्यों नहीं, अपनी बिटिया को तो जरूर सिखाऊंगा। हाँ पापा मुझे सिखा दो, कल को मेरी शादी हो गई तो फिर मैं वहाँ पर सबको बनाकर खिलाऊंगी आपकी सीक्रेट चिकन करी। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रुचिका और भीमलाल दोनों चिकन करी एंजॉय करते हैं। कुछ दिनों बाद भीमलाल रुचिका को अपने हाथों की स्पेशल चिकन करी बनाना सिखा देता है और अब रुचिका बिल्कुल अपने पिता की तरह चिकन करी बनाने लगती है। एक शाम भीमलाल काम के सिलसिले में अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था और इसी बीच उसका भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में भीमलाल को गहरी चोटें आती हैं। आसपास के लोग उसे अस्पताल में एडमिट करवा देते हैं। जैसे ही ये खबर रुचिका को मिलती है तो वह जल्दी से अस्पताल पहुंचती है और डॉक्टर से अपने पिता के बारे में मालूम करती है। डॉक्टर मेरे पापा कैसे हैं, ठीक तो है ना? अब हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। सर पे चोट लगने के कारण ज्यादा खून बह चुका है। अब उनका बच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें बचा ले। बाकी सब भगवान के ऊपर है। आप बस ना अपने आप को संभालिए। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और रुचिका भगवान को याद करते हुए बोलती है, हे भगवान जी मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई। अब मेरे पास एक पापा हैं, कम से कम उन्हें तो मुझसे दूर मत करिए। रुचिका लगातार प्रार्थना करती है और डॉक्टर भी पूरी कोशिश करते हैं और इस दौरान भीमलाल का कमाया हुआ आधे से ज्यादा पैसा उसके इलाज पर खर्च हो चुका था, लेकिन फिर भी डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाते और आखिरकार भीमलाल दम तोड़ देता है। पिता की मौत के बाद रुचिका को गहरा सदमा लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश करती है और अपने पिता के बिजनेस को भी संभालने लगती है। लेकिन कुछ चालबाज लोग वहाँ भी धोखे से रुचिका से सारी धन संपत्ति छीन लेते हैं। अब रुचिका की हालत किसी भिखारी से कम नहीं थी। उसे भीख मांग मांग कर हर दिन अपना पेट भरना पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन रुचिका रोते हुए, हे भगवान किस्मत का खेल भी निराला है। कहाँ मैं गाड़ियों में घुमा करती थी, 10 तरीके के पकवान एक बार में खाया करती थी और आज मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। किस्मत भी क्या से क्या हो जाती है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा वक्त भी आ जाएगा। भटकती बेसहारा रुचिका को बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार किसी के यहाँ झाड़ू पोछी का काम मिल जाता है, जिससे उसे कुछ पैसों की आमदनी होने लगती है। ऐसे ही एक दिन रुचिका को अपने पिता के हाथों की बनाई चिकन करी की याद आ जाती है और वो खुद से बोलती है, अभी तो मेरे पास कुछ पैसे भी हैं और मैं अपना व्यवसाय भी करना चाहती हूँ, तो मैं क्यों ना पापा की स्पेशल चिकन करी बनाकर बेचना शुरू कर दूँ। हो सकता है कि पापा के आशीर्वाद के रूप में वही मेरा साथ दे और लोगों के घरों में काम करके तो जीवन का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। ऐसा विचार करने के बाद रुचिका जिनके यहाँ काम करती थी उनके आगे हाथ फैलाकर वह कुछ पैसे मदद के तौर पर उधार ले लेती है और साथ ही जो पैसे उसने अब तक बचाए थे उनसे वो अपना छोटा सा चिकन करी का ठेला खोल लेती है। ऐसे ही एक दिन रुचिका के ठेले पर भीमलाल की उम्र का एक आदमी आता है। अरे बेटा, एक प्लेट चिकन करी खिलाना। स्वादिष्ट है। वाह, अच्छा लगा खाकर। अब बेटा, अब बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? जी पूछिए ना, क्या पूछना है आपको? अब बेटा, तुम दिखने में तो पढ़ी लिखी लगती हो और ये काम क्यों कर रही हो फिर? विधि का विधान है अंकल जी। कभी मैं रानी थी
और आज फकीर हूँ। अरे अब बेटा तुम चिंता मत करो, अब भगवान सबका साथ देते हैं और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। देखो अगर तुम्हारा बुरा समय आया है तो हिम्मत रखो, अब भगवान तुम्हारा साथ देंगे और अच्छा समय भी आएगा। इतना कहकर वो आदमी चिकन करी के पैसे देकर चला जाता है। धीरे धीरे गरीब रुचिका के चिकन करी के ठेले की बिक्री बहुत अच्छी होने लगती है। लोगों को उसके हाथ की बनी हुई चिकन करी बहुत ज्यादा पसंद आने लगती है। गुजरते दिनों के साथ ग्राहक और ज्यादा बढ़ने लगते हैं और बात यहाँ तक आ जाती है कि रुचिका ठेले से अपनी दुकान खरीद लेती है और अपनी मदद के लिए कुछ लोगों को भी रख लेती है। किस्मत भी कितनी अजीब है। मैं पैदा अमीर घर में हुई, लेकिन फिर गरीब हुई और आज मैं फिर से अमीर हो गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ पापा की सिखाई हुई चिकन करी की वजह से। गरीबी के दिनों में जिन ठोकरों को मैंने खाया और जिस दर्द को मैंने महसूस किया, उसी के चलते मैंने अपनी दुकान का नाम गरीब की फेमस चिकन करी रखा, क्योंकि मुझे पता है जब जेब में पैसे ना होना और भूख से अंतरियों में जान निकले तो कैसा लगता है। ये सोचते सोचते रुचिका की आंखें भर आती हैं, जिसके बाद वह अपनी आंखों का पानी पोंछती है और अपने घर चली जाती है। रुचिका के पास अब पक्का मकान, पहनने को अच्छे कपड़े, अपनी दुकान से वो भले ही किसी अमीर को खाली हाथ भेज दे, लेकिन किसी गरीब को वो कभी भी भूखा नहीं जाने देती थी। ऐसे ही एक दिन एक बूढ़ी औरत रुचिका की दुकान पर आती है और हाथ जोड़ते हुए बोलती है, कुछ खिला दो बेटा, बहुत भूख लगी है, बड़े दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ तो खिला दो इस बुढ़िया को। क्योंकि दुकान पर लंबी लाइन लगी थी और वो बुढ़िया सबसे आगे जाकर मांग रही थी, इसीलिए लोगों को गुस्सा आ जाता है और भीड़ में एक औरत बोलती है, अरे हम पागल है क्या जो इतनी देर से लाइन में लगे हुए हैं, और तुम मांगने वाली सबसे आगे जाकर हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। बेटा मैं इतनी देर तुम्हारे साथ लाइन में खड़े नहीं हो सकती, बेटा कुछ तो रहम करो इस बूढ़ी औरत पर। अरे काहे का रहम करे, हम भी तो खड़े हैं इतनी देर से, हम तो पैसे देकर खरीदेंगे, लेकिन तू तो मुफ्त में लेने आई है। इस दुकान के ऊपर गरीब लिखा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी आएगा गरीब और मुफ्त में ले जाएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, मुंह उठाया और चले आते हैं यहाँ पे। इतना कहकर वो औरत लाइन से बाहर निकल उस बूढ़ी औरत को धक्का देती है। तभी वहाँ रुचिका आती है और बोलती है, ये क्या बदतमीजी है, आपको बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। अगर वो चिकन करी मांग रही हैं तो क्या गलत किया उन्होंने। अगर इसे ये फेमस चिकन करी खानी है ना तो इसे बोलो जाकर पैसे लेकर आए और हम सब की तरह ना लाइन में आए। देखिए मेरी दुकान पर आए हुए सभी ग्राहक एक समान है, फिर चाहे कोई बड़े बंगले से आया हो या फिर चाहे कोई सड़क के किनारे से उठकर आया हो। आपको यहाँ खड़े होकर किसी आदमी या फिर औरत की हद नहीं बतानी चाहिए और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे ग्राहकों के साथ बदतमीजी करें। और अगर आप अपनी आदत नहीं सुधार सकती तो मुझे आप जैसे ग्राहकों की कोई जरूरत नहीं है। रुचिका की बात सुनकर वो औरत वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रुचिका बड़े ही प्यार और सम्मान के साथ उस बुजुर्ग महिला को अपने हाथों से गर्मा गर्म चिकन करी खिलाती है और साथ ही बाकी सभी ग्राहकों को भी चिकन करी सर्व करती है। और अपने अच्छे व्यवहार और अच्छी चिकन करी के कारण रुचिका हर दिन और ज्यादा फेमस हो जाती है। आरती को सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक था। अक्सर ही वो कुछ न कुछ सिलती ही रहती, लेकिन उसे सबसे ज्यादा पसंद होता है गाउन बनाना। यूँ तो हर कोई इसके सिले गाउन की तारीफ किया करता, लेकिन उसकी सास थी कि मजाल कभी आरती की तारीफ कर दे। उल्टा वो तो आरती को हमेशा ही डांटती रहती। मनोज भी अब उसे हर बात पर टोकने लगा था। आरती क्या दिक्कत है तुमको, क्या परेशानी है यार, जब देखो तब सिलाई लेकर बैठ जाती हो। हैं घर के काम कौन करेगा? मेरी माँ काम करती है सारा घर का। कभी हाथ बटा दोगी तो हाथ के घिस जाएंगे तुम्हारे। मैं घर का सारा काम करने के बाद ही सिलाई करती हूँ, तो आप ही बताओ कि इसमें भला मेरी क्या गलती है। अरे बेटा मनोज रहने दे, ये हमारी कहाँ ही सुनने वाली है, इसने तो हमारा जीना हराम किया हुआ है। आरती को जब भी टाइम मिलता वो गाउन सिल देती। अब तो आस पड़ोस के लोग भी उसके गाउन की तारीफ करने लगे थे। पड़ोस की औरतें आरती के पास जाने लगी कि वो भी उनकी बेटियों को गाउन बनाना सिखाए। लेकिन ये बात ना तो मनोज को और ना ही उसकी माँ को, दोनों को ही अच्छी नहीं लगती थी। मनोज जी, किसी को सिलाई सिखाना कोई गलत बात थोड़ी ना है।
वैसे भी लड़की अगर कुछ काम करना सीख जाए तो जिंदगी भर किसी पर निर्भर तो नहीं रहेंगी ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारे देश की लड़कियों का ठेका तुमने ही ले रखा है। अरे भाई, इसने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है। एक काम कर, तू इसके मायके वालों को यहाँ बुला, वही समझा पाएंगे अब इसे। अपनी माँ की बात मानते हुए मनोज आरती के मायके वालों को फोन करता है और उन्हें घर पर आने को कहता है। अगले ही दिन आरती की माँ वहाँ पर आ जाती है। देखो जी, आपकी लड़की जब देखो तब सिलाई ही करती रहती है। अरे समधन जी, सिलाई करने में क्या बुराई है? देखो, बात ऐसी है कि हमें नहीं पसंद है कि वो दिन भर सिलाई करती रहे। अरे दिन भर गाउन सिलती रहती है, ये कोई बात है? घर में और भी काम होते हैं, लेकिन वो है कि अपना सारा ध्यान सिलाई में ही लगाए रहती है। अरे समधन जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? हमने ही अपनी बेटी को सिलाई सिखाई है ताकि वो किसी और पर निर्भर ना हो। अब जब माँ ही ऐसी बात कर रही है तो बेटी तो ऐसी बात करेगी ही ना। ये सारे एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। मम्मी जी, हमने आपको बुलाया है ताकि आप अपनी बेटी आरती को समझाओ। हम तो समझा समझा के थक चुके हैं, शायद आपके समझाने से समझ जाए। देखो आरती, अगर तुम्हें सिलाई करनी है ना तो तुम हमसे अलग हो जाओ, फिर जो मन करे वो आराम से करती रहना। माँ जी, मैं अलग क्यों हो जाऊँ? आरती, माँ गलत भी क्या कह रही है? तुम जब देखो तब सिलाई लेकर बैठी रहती हो। अरे घर के काम ना करने के बहाने हैं ये सब। अब तुम एक काम करना, घर के बाहर जो कमरा है ना वहाँ रहना, अंदर मत आना। अब बेचारी आरती को ये भी नहीं पता था कि उसका गाउन सिलना उस पर किस कदर भारी पड़ेगा। वो तो बस इसे अपना हुनर समझती थी, लेकिन उसकी सास और पति को ये फालतू काम लगता। उन्हें तो इस बात की समझ ही नहीं थी कि वो इस काम से पैसा भी कमा सकती है और जरूरत आने पर घर का खर्च भी चला सकती है। बेटा आरती, जब तुम अलग हो ही रही हो ना, तो एक काम करो, तुम ना अपना सिलाई का काम शुरू करो। तुम गाउन सिलना और उसे बेचकर अपना खर्चा निकालना और बाकी लड़कियों को भी सिखाना। इससे तुम्हारी आमदनी और ज्यादा हो जाएगी और लड़कियां सीख भी जाएगी। मैं तो चाहती हूँ और लड़कियां सीखे और किसी पर निर्भर ना हो। अब आरती अपने सास और पति से अलग रहने लगती है और सिलाई कढ़ाई का काम अच्छे से करती है। इतना ही नहीं, अब तो 4 लड़कियां उसके पास गाउन सिलने के लिए भी आती हैं, जिन्हें वो बहुत अच्छे से गाउन सिलना सिखाती है। ऐसे ही आरती का काम चलता रहता। क्या हुआ आरती, तुम्हारा सिलाई का भूत उतरा नहीं क्या अभी तक? अरे हमसे दूर रहकर क्या ही मिल जाएगा तुमको? जिद को छोड़ो और घर वापस आ जाओ। मनोज जी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। मैं अपने लिए और लड़कियों की भलाई के लिए काम कर रही हूँ। अरे इससे बात करना ही बेकार है, छोड़ मनोज, रहने दे। एक दिन आरती के पास एक औरत आती है और वो बहुत ही सुंदर सी साड़ी लाती है और कहती है, आरती बेटा, ये लो, तुम्हारे लिए ये छोटा सा तोहफा है। अरे आंटी जी, इसकी क्या जरूरत थी? बेटा, तूने हमारी बेटी को जो काम सिखाया है उससे वो अपना और अपने बेटे का पेट भर पा रही है। तू तो जानती है कि उसके पति के मरने के बाद उसकी सास ने उसका जीना हराम कर दिया था। आंटी जी, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी बेटी अब किसी पर निर्भर नहीं है और वो अपना और अपने बेटे का पेट भरने में सक्षम हो गई है। ये सारी बातें मनोज और उसकी माँ भी सुन रहे थे, लेकिन तब भी उन्होंने आरती के काम की अहमियत नहीं समझ आती। लेकिन फिर एक दिन, माँ मैं बर्बाद हो गया। माँ, क्या हुआ बेटा, तू इतना क्यों परेशान है? माँ, जिस कंपनी में मैं काम करता था वो बंद होने की कगार पे आ चुकी है और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। ये बात सुनकर मनोज की माँ के तो होश ही उड़ जाते हैं। दोनों माँ बेटा परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे घर खर्च चलेगा। आरती को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी सास और पति से मिलने घर के अंदर आती है। मनोज जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे परेशान ना होऊं तो क्या करूं? डांस करूं यहाँ पर? माँ जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैं कह रही हूँ कि अब इस बुरे वक्त में मैं मदद करूँगी आप लोगों की। क्या तुम करोगी मदद मेरी? कैसे करोगी, जरा बताना। मनोज जी, मैं सिलाई करके इतने पैसे कमा सकती हूँ कि हमारे घर का खर्चा अच्छे से चल जाए। तू तो रहने ही दे, तुझे तो बस मौका चाहिए हमारे घर में आने का। माँ, आरती सही कह रही है, इसकी बात अब मुझे समझ में आ रही है। हमें न कभी किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। हाँ मनोज जी, सिलाई के जो भी पैसे मुझे मिलते हैं ना, वो हम घर के खर्च में इस्तेमाल किया करेंगे। तब तक आप अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढ लेना। आरती, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, तुम्हारा बहुत अपमान किया, लेकिन फिर भी आज जब मुझे जरूरत है तो तुम मेरे साथ हो। इस बात की मुझे बहुत खुशी है।
लेकिन अपनी की हुई गलती और अपने कहे हुए शब्दों पर मैं पछता रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। तूने मेरे बेटे को भी अपने वश में कर लिया। अब मैं क्या करूंगी? मेरा बेटा भी अब मेरे पास नहीं है, वो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। माँ देखना, तुम्हें भी ना एक दिन आरती की बातें समझ में आ जाएंगी। अब तो आरती पहले से भी ज्यादा मेहनती हो चुकी थी। पहले से भी ज्यादा वो गाउन सिलने लगी। पहले से भी ज्यादा उसके बनाए गाउन बिकने लगे। लोगों को उसके सिले हुए गाउन बहुत ही पसंद आते और ऐसी आरती पैसे कमाने लगी और घर खर्च में मदद करने लगी। मनोज अब आरती का साथ देता, उसकी बातें भी सुनता और इसी बीच मनोज की माँ बीमार पड़ जाती है। माँ चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। तुम्हारा इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। मनोज बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा सकें। अरे माँ क्यों चिंता करती हो? आरती है ना, वो इतनी मेहनत करती है। किसके लिए करती है? हमारे लिए करती है ना, तो पैसा दे देगी वो। हाँ माँ जी, आप डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज अच्छे से करवाइए। सास अपने मन में सोचती है कि मैंने हमेशा ही आरती को उसका काम करने से रोका है। मैंने उसे न जाने क्यों ही कुछ कहा, लेकिन वो कभी भी मेरे बारे में गलत नहीं सोचती और आज भी वो हमारे बारे में ही सोच रही है। इसलिए वो दिन रात मेहनत करती है। जब जब मैं बीमार पड़ती हूँ वो एक बार भी पैसा देने से पहले नहीं सोचती। मेरी बहू कितनी अच्छी है। आरती, क्या तू मुझे माफ कर पाएगी? मैंने तेरे साथ न जाने कितना गलत बर्ताव किया। मैंने तो तुझे घर से ही निकाल दिया, लेकिन फिर भी तू मेरी कितनी चिंता कर रही है। अरे आप तो मेरी सास है, भला आप मुझसे माफी क्यों मांगती हो माँ जी? आप अभी डॉक्टर के पास जाइए और जाकर अपना इलाज करवाइए। मनोज अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उनका अच्छे से इलाज करवाता है। दोनों घर पर वापस आते हैं तो देखते हैं कि आरती घर का सारा काम कर चुकी है और खाना भी बना चुकी है। आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैंने आप सभी के लिए खाना बना दिया है। हम साथ में बैठकर खाना खाते हैं। आरती यार, तुम तो कमाल की हो। अरे तुम तो बुरे वक्त में भी ना समझदारी से काम लेती हो। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम जैसी पत्नी मुझे मिली है। अरे बस भी कीजिए, मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए। हाँ बहू, मनोज कुछ गलत नहीं कह रहा। अब तुम घर में ही रहकर गाउन सिलने का काम करना और हम भी तुम्हारी मदद किया करेंगे। इस तरह अपने हुनर से और अपने अच्छे स्वभाव से आरती ने बुरे वक्त में अपने परिवार की मदद की और सभी की सोच को भी बदला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।